नमस्ते साथियों। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं और व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। तो आज का जो विषय है काफी हटकर है। हो सकता है आपको अचरज हो, लेकिन मेरे ख्याल से काफी जरूरी विषय है। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं रहते ही हैं। हमारे पास घर है अपना, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास घर है। तो या तो आप कहीं किराए से रहते हैं या फिर आप किसी मकान के मालिक हैं। तो अक्सर हम जैसे लोग रहते हैं जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बड़ी ही अजीबोगरीब चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चीजें ऐसी घटती हैं जो कई बार हमें अचंभित कर देती हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जब हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पर किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नियम होते हैं जो एक समाज को या तो बेहतर बनाते हैं या तो फिर एक समाज को पीछे धकेलते हैं। तो हम कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं जिनको याद रखते हुए, उनको अपनाते हुए अपने व्यवहार को ठीक रख सकें, ताकि हमसे कोई जाने अनजाने में भी गलती ना हो। तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जरा गहराई में जाते हुए। तो विषय है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी जिम्मेदारी के साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए जब हम किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो। तो कुछ चीजें हैं जिनसे आप परिचित होंगे, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है कि आपके लिए नई भी हों। और हाँ, मेरा कतई ये कहना नहीं कि आपको इन सभी चीजों को मानना है। हो सकता है आपकी राय अलग हो, लेकिन बहरहाल मैं अपनी राय आपके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती क्या है। भाई देखिए, हर कोई अपनी परिभाषा में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आसान भाषा में अगर कहा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जहां पर लोग साथ में रहते हैं, हर कोई अपने मकान का मालिक होता है, और यहां पर कुछ नियम होते हैं जिसके तहत हम सब साथ रहने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बेहतर कैसे बनती है और कभी कभी बेहतर कैसे नहीं बन पाती, उन्हीं चीजों को लेकर आज हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से अक्सर बहुत सारी सोसाइटियों में झगड़े होते हैं, वो है पार्किंग की दिक्कत। देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर जगह की कमी है, किल्लत है। तो अक्सर हमने देखा है सड़कों पर भी गाड़ियां जो है खुली तरह से पार्क की जाती हैं, क्योंकि जगह पर्याप्त नहीं है। अब यही दिक्कत होती है जब आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं। वहां पर भी अक्सर ये होता है कि जगह कम और गाड़ियां ढेर सारी। तो ऐसे हालात में लाजमी सी बात है कि अक्सर पार्किंग को लेकर काफी तू मैं गर्मा गर्मी होती है। तो फिर क्या किया जाए ताकि इन चीजों को नियंत्रित कर सके। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास पार्किंग है तो भाई मुबारक हो, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आज अपनी खुद की पार्किंग है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, मेरे पास टोयोटा गाड़ी है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास पार्किंग है तब बात करो, है ना। क्योंकि गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन पार्किंग बड़ी किस्मत से ही मिलती है। तो अगर आपके पास पार्किंग है तो आप किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास अगर पार्किंग है तो आपकी गाड़ी आप ही के पार्किंग में हो, बाहर घूमे फिरे ना। मतलब सोसाइटी के बाहर जरूर घूम सकती है, लेकिन उसे बाहर पार्क ना करें जिससे दूसरों को दिक्कत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क करें तो कुछ इस तरह करें जिससे दूसरों को उनकी पार्किंग इस्तेमाल करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर आपकी टू व्हीलर पार्किंग के सामने लगा दी किसी और के, तो भाई वो बेचारा ना अपनी गाड़ी बाहर निकाल पाएगा, ना अपनी गाड़ी अंदर रख पाएगा, और इसी उलझन में गाड़ियां जो है कहीं भी खड़ी कर दी जाती हैं। और एक जब गलती होती है तो आप देखते हैं कि पीछे कतार सी लग जाती है, हर कोई अपनी मनमानी चलाते हुए गाड़ियां जैसे तैसे पार्क करता है। तो ये छोटी सी चीज सुनिश्चित करें कि आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल आपके पार्किंग के अंदर ही हो, बाहर ना हो, ताकि इससे दूसरों को तकलीफ ना हो। जिसका मतलब ये भी है कि अगर आप परिचित हैं आपकी पार्किंग की जगह से, तो गाड़ी खरीदते वक्त भी इसका ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी उतनी ही बड़ी हो जितनी आपकी पार्किंग में जगह है। कई बार लोग छोटी सी पार्किंग में बड़ी सी गाड़ी जो है उसको घुसाने की कोशिश करते हैं। अब आधी गाड़ी अंदर होती है और आधी गाड़ी बाहर। ये तो वैसी बात हुई कि एक पैर में मखमल का पैजामा और दूसरा पैर नंगा। तो ऐसा ना होने पाए, और ध्यान रखिएगा कि आप उतनी ही जगह का इस्तेमाल करें जितने के आप हकदार हैं।
और मान लीजिए आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, और इसलिए आपको आपकी जो गाड़ी है उसे ओपन स्पेस यानी खुली जगह में रखना लाजमी है। तो ऐसे बारे में आप क्या करेंगे? तो जहां पर आपको आपकी गाड़ी बाहर रखनी पड़ती है वहां पर भी इन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को उनकी गाड़ी निकालते वक्त या फिर अंदर रखते वक्त आपकी गाड़ी की वजह से कोई समस्या न होने पाए। दूसरी बात, अगर किसी को अपनी गाड़ी घुमानी है तो आपकी गाड़ी की वजह से उसको तकलीफ ना पहुंचे, वरना वहां पर भी लोगों का वक्त और मेहनत काफी जाया होगी, जिसका मतलब है कि झगड़ा अब कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। तो ये चंद बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बड़ी आसानी के साथ हम इस चीज को सुलझा सकते हैं, लेकिन यहां पर आवश्यकता है समझदारी की, और समझदारी किसी दुकान में नहीं बिकती, वो इंसान खुद में अपने आप जागृत करता है अगर इच्छा हो तो। दूसरी चीज, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हो, आपके आस पड़ोस में लोग तो रहेंगे ही, है ना? तो पड़ोसी जब हैं तो यहां पर भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अलिखित होते हैं, जिनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन ये नियम हमें बखूबी समझने होंगे और इनका पालन भी करना होगा। जैसे अगर आप सिगरेट पीना पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा कि सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो आप अपने घर में सिगरेट जरूर पी सकते हैं, आप अपने घर में म्यूजिक जोर से लगा जरूर सकते हैं, आपके बच्चे आपके घर में खेलकूद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनका कहीं पर भी बुरा असर आपके पड़ोसियों पर ना हो, ये भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम अपने घर का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के मुताबिक जरूर करें, लेकिन कहीं पर भी इसका अगर गलत परिणाम दूसरों पर हुआ तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से या तो जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है। तो ये भी एक चीज है जिसका आपने ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी वजह से दूसरों को शिकायत का मौका न मिले। तो आप वो सब कुछ कीजिए जिसके आप हकदार हैं, जिसका आपको अधिकार है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अधिकार तभी काम आते हैं जब आप कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्तव्यों के बगैर अधिकार बेमायने से हो जाते हैं। ठीक, तो इस बात पर भी जरा रोशनी डालिएगा और सोचिएगा कि क्या आपसे कहीं जाने अनजाने ऐसी बातें हो रही हैं। तीसरी चीज, और ये अक्सर हमने देखा है कि कई लोग जो है घर खरीदते हैं रहने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को देने के लिए, यानी वो उनसे किराया लेता है, और जब आप अपना मकान किराए पर चढ़ाएं और उससे आमदनी कमाएं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिनका हमने ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर राज्य में, हर जगह पर कुछ सरकारी नियम होते हैं जिनका ध्यान बहुत ही जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप एक अग्रीमेंट करें कायदे के साथ, उसकी कॉपी अपने सोसाइटी को दें, अपनी कमेटी मेंबर्स को दें। उसी के साथ साथ जहां जहां जरूरी है, ये भी पुलिस का कहना है कि आप सुनिश्चित करें कि जिसको आप मकान किराए पर दे रहे हैं वो व्यक्ति सही है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि आपने किसी को मकान किराए पर भरोसे के साथ दिया और बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो ऐसा कतई ना होने पाए, जो भी कायदा है, जो भी कानून है, उसके तहत ही आप अपना मकान किराए पर दें। अक्सर लोग सिर्फ पैसे की लालच में आकर किसी को भी मकान किराए पर दे देते हैं, जिसका दुष्परिणाम आप पर भी होता है और पूरी सोसाइटी पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि जिसे भी आप मकान किराए पर दे रहे हैं वो व्यक्ति सही है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा भी तब करें जब आपने कानून के दायरे में रहते हुए पूरा काम किया हो। एक और चीज जिसके बारे में अक्सर मेरे ख्याल से हम अपने पूरे देश में बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो काम है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसको हम कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल, यानी आपके सोसाइटी में जो कचरा है उसका आप निवारण कैसे करते हैं। अब आप कहेंगे भाई हमारे पास तो कूड़ादान है, हम तो कूड़ा उसी में फेंकते हैं, बड़ी अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो, लेकिन जैसे कहा गया है, अगर आप कचरे का वर्गीकरण कर सकें, उसको सूखे और गीले कचरे में बांट सकें, तो ये भी एक मुनासिब बात होगी, एक सही बात होगी। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखें कि जहां पर आप रहते हैं आस पड़ोस में अगर आपको कचरा नजर आए तो इसका मतलब उसका भी सही तरीके से निवारण होना बेहद जरूरी है। तीसरी बात,
आप खुद खुले में कचरा ना फेंकें, कूड़ेदान का जरूर इस्तेमाल करें। आप ये कहेंगे कैसी बात कर रहा है यार, कूड़ेदान का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। जी हाँ, इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार हम दूर से ही कूड़ेदान के साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, तो जिसकी वजह से आधा कूड़ा जो है वो कूड़ेदान के बाहर होता है, और इस कूड़े को किसी व्यक्ति को अपने हाथों से उठाना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये काफी बुरी बात है कि आपके द्वारा जो कचरा फेंका गया उसको किसी और को उठाना पड़ रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो इससे काफी फर्क पड़ सकता है, और फर्क जरूर पड़ेगा, तो इस पर भी खास ध्यान दीजिएगा। एक और बहुत जरूरी और निर्णायक चीज, और उसे हम कहते हैं बालकनी। देखिए, अगर आपके घर के बाहर बालकनी है तो वहां पर बैठ के चाय की चंद चुस्कियां लेना किसे पसंद नहीं होता। एक नजारा होता है जिसको देखते देखते आप मौसम का लुत्फ उठाते हैं, वहां पर चाय पी सकते हैं, संगीत का लाभ उठा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और इसी के साथ साथ एक चीज जो बड़े चाव से बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करना पसंद करता हूं, कि अपने पेड़ पौधों को पानी डालना। अब पेड़ पौधों को पानी डालना जितना जरूरी है, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम जब पेड़ पौधों को पानी डालते हैं, वो पानी किसी और के घर में ना गिरे, किसी और के घर में गंदगी ना करे। अक्सर होता ऐसा है कि नीचे गुजरने वाले लोग अपने काम के लिए जाते हैं तो उनकी शर्ट पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि छठे माले पर रहने वाले भाई साहब ने ये ध्यान ही नहीं रखा कि मैंने पौधे को कितना पानी डालना है। हो सकता है कि आधी टंकी उसी में खाली कर दी। अब इसकी बदौलत जो बेचारा काम पर जा रहा था, उसकी कमीज पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसे घर जाकर कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा प्रभाव किसी और पर हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि पौधे को उतना ही पानी मिले जितना वो पी सकता है, और ये अतिरिक्त पानी आप किसी ऐसे मजबूर इंसान को ना पिलाएं जो हो सकता है काम के लिए जा रहा हो, या फिर स्कूल के लिए बच्चे जा रहे हो, उनके साथ ये नाइंसाफी कतई ना हो। अब साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जुल्फे संवारते हैं बालकनी में खड़े खड़े। भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि आपको वहां पर मजा आता है ऐसा करने में, लेकिन ये जरूर देखें कि आपकी जो बिखरी जुल्फे हैं या फिर आपके जो बाल हैं वो उड़कर किसी और के दरवाजे पर जाकर उन्हें दस्तक ना दें। हो सकता है कोई और महाशय उनके बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले रहे हो, और उसी वक्त बाकी आप समझदार हैं, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं, इनका काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है दूसरों पर, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम ये क्यों ना सुनिश्चित करें कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम निभाएं, मजा लें, लेकिन दूसरों का मजा कतई किरकिरा ना करें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिस पर अक्सर लोग शायद ध्यान नहीं देते, वो है सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग। अब मैं आपको इसको संक्षिप्त में समझाऊंगा। अब सिक्योरिटी का काम क्या होता है? सिक्योरिटी का काम होता है नजर रखना, ये देखना कि आप जहां पर रहते हैं आपकी जानो माल को कोई भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन अक्सर हम खुद ही हमारी सिक्योरिटी के दुश्मन बन जाते हैं। अब वो भला कैसे? क्योंकि सिक्योरिटी जब हमसे पूछती है कि आप कुछ चीजें हैं उनका पालन करें, जैसे अगर कोई गाड़ी बाहर से आए तो उसके नंबर को आप लिखें, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसकी जानकारी मालूमात उन तक पहुंचाएं। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। भले मैंने लोगों को देखा है सिक्योरिटी के साथ झगड़ते हुए कि आप कौन हो। मैंने तो आप कहा, कई बार लोग पूछते हैं तू कौन है बे हमसे पूछने वाला, तेरी हैसियत ही क्या है, तेरी मजाल कैसी हुई। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, हम अपनी ही सिक्योरिटी का मजाक बना के रख देते हैं, क्योंकि अगर हम खुद अपने सिक्योरिटी को वो मान सम्मान न दें तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं देंगे, और जिस वजह से आपके जानो माल को खतरा हो सकता है। तो आप ये जरूर देखें कि जो भी नियम है उनके तहत आप काम करें। और साथ ही साथ कई बार लोग सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कैसे। तो मैंने सिक्योरिटी को अपने घर से फोन लगाया और कह दिया, भाई एक काम करो, जरा ऊपर आओ और मैं तुम्हें जरा पैसे दे रहा हूं, जाकर मेरे लिए मार्केट से सब्जी लेकर आओ। कोई कहता है, भाई मैंने इस्त्री के लिए अपने कपड़े दिए थे, वो जरा लेकर आओ, है ना। तो कई बार हम सिक्योरिटी से वो काम करवाते हैं जो शायद हम अपने घर के नौकर से करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर सिक्योरिटी का गलत प्रयोग होगा तो इसका असर तो आप पर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। एक बात तो ये कि सिक्योरिटी आपको कभी भी हल्के में ले सकती है। वो समझेगी कि भाई आप तो इनसे वो सारा काम करवा रहे हो जो घर के नौकर से करवाते हो, तो फिर मैं सिक्योरिटी का काम क्यों करूं। दूसरी बात ये, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो ये भी हम कतई ना करें। और साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी हैं
उनकी भी जो जिम्मेदारियां हैं आप उनसे जरूर वो काम करवाएं। अगर उनसे जिम्मेदारियां निभाते वक्त कोई त्रुटि हो रही हो, कोई कमी रह रही हो, तो आप उनको जरूर संदेश दें कि बताएं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनके साथ इज्जत से पेश आना ये भी जरूरी है। उनके साथ गाली गलौज न करना ये भी जरूरी है, ताकि वो आपकी मदद कर पाए। वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी अपना दायित्व निभाएं, ताकि सफाई जो है सिर्फ जमीन पर नहीं लेकिन हमारे मन और हमारे व्यक्तित्व में भी साफ झलक आए, है ना। तो सफाई रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो कहीं पर भी किसी के साथ भी गलत बातचीत ना हो, गलत सलूक ना हो, और हम उनकी मदद करें ताकि वो अपना काम, अपना दायित्व सही तरीके से निभा सकें। आपको जानवर पसंद है? भाई देखिए, मुझे जानवर पसंद है लेकिन मैं घर पे जानवर रखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन अगर आपको जानवर रखना पसंद है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। कई सारे लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, या फिर कुछ अलग जानवर भी आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी सोसाइटी का हिस्सा हैं तो वहां पर भी कुछ नियम हैं जिनका पालन आपको करना जरूरी है। जैसे आपके जानवर जो हैं उनकी वजह से फिर एक बार दूसरों को तकलीफ ना हो। अगर आपके जानवरों के साथ आप लिफ्ट परिसर का इस्तेमाल करते हैं या फिर खुली जगहों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे जानवरों की वजह से वहां का जो माहौल है वो ना बिगड़े, वहां पर कोई गंदगी ना फैले। तो हमारे जानवर हमारे लिए बच्चों से भी बढ़कर हैं, और अच्छी बात है कि बच्चों से बढ़कर होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने जो जानवर पाले हैं वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और इस नैतिकता के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि हमारे प्यारे जानवर दूसरों के लिए मुश्किल ना खड़ी करते हैं। ठीक, तो एक छोटी सी बात है जिसको याद रखें और अमल में जरूर लाएं। एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको गुस्सा है मुझ पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा इस चीज को। फायर एग्जिट। अब ये फायर एग्जिट क्या होता है? देखिए, आजकल लगभग हर सोसाइटी में लिफ्ट होती है, लेकिन जब आग लग जाए तो आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके लिए सरकार के कानून के मुताबिक हर सोसाइटी में एक फायर एग्जिट होता है, फिर चाहे वो कंपनी हो या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो जब कभी ऐसे हालात पैदा हो कि आपको तुरंत आपके घर से बाहर निकलना पड़े, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे फायर एग्जिट का। लेकिन भाई आज के हालात तो कुछ ऐसे कहते हैं कि फायर एग्जिट है ही नहीं, क्योंकि फायर एग्जिट को हमने स्टोर रूम बना दिया है। तो कोई फायर एग्जिट के बाहर अपना कैरम बोर्ड रख रहा है, कोई फायर एग्जिट के बाहर अपने कपड़े रख रहा है, कोई वहां पर पापड़ सुखा रहा है, कोई वहां पर साइकिल रख रहा है, कोई वहां पर हेलीकॉप्टर रख रहा है। चलिए, हेलीकॉप्टर थोड़ी बढ़ चढ़कर बात हो गई, लेकिन कहने की बात यह है कि फायर एग्जिट को पूरी तरह से खुला रखना ये हमारे हित में है। इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है, इसलिए क्योंकि ये हमारी मूलभूत जरूरत है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी। क्योंकि अगर कभी भी खतरा पैदा हुआ तो इस तरह अगर आपके फायर एग्जिट के सामने कचरा रखा होगा, डिब्बे रखे होंगे, तो आप अपनी जान को ही जोखिम में डाल रहे हैं। तो कभी भी इस गलती को मत दोहराना। तो अगर आपके पास वक्त है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरा झुककर देखिए कि अपने फायर एग्जिट को आपने सुरक्षित रखा है या वहां पर आज भी जोखिम है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की बात है, कानून की बात नहीं। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। अब इसके साथ साथ जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। देखिए, अक्सर लोग जब मैं उनके घर पे जाता हूं ना, मुझसे कहते हैं भाई हमारे पास इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया, जरा हमारी दीवारों पे पेंट तो देखो, आहा हाथ फिसलने लगता है, जरा हमारे फर्श को देखो, हमारे झूमर को देखो। तो भाई जब बात अपने घर की आती है तो हम तो बढ़ चढ़ कर बताते भी हैं, बोलते भी हैं, दिखाते भी हैं और खर्चा भी करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर चीज को संभाल कर सहज कर रखते हैं। लेकिन क्या हम यही सावधानी अपने सोसाइटी के प्रति दिखाते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग जो सोसाइटी की चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल सही ढंग से या तो करते नहीं है या करना नहीं चाहते। तो आपकी सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो आप ही की हैं, ये आप ही की संपत्ति है। और अगर संपत्ति आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो ये जरूर ध्यान में रखना कि जितना साफ आपने अपने घर को रखा हुआ है, उतना ही साफ अगर आप अपने परिसर को रखें तो बहुत अच्छा होगा। कई बार लोग खाना बिखेर देते हैं, कई बार लोग लिफ्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग थूकते हैं,
जिसकी वजह से काफी परेशानी हो सकती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार मैं अपने ही मोहल्ले में जब कुछ काम से बाहर गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि 3 महाशय लगातार खड़े होकर थूक रहे थे। अब मैंने एक बार इस बात को नजरअंदाज किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, मेरे अंदर का जो इंसान था, या फिर आप कह सकते हैं मेरे अंदर का कीड़ा जाग उठा, तो मैं उसको सह नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ जोड़े, वे मैं उन लोगों के पास गया। मैंने कहा, देखिए महाशय, हम यहीं पर इसी मोहल्ले में रहते हैं, और अगर आप इस तरह लगातार थूकते रहेंगे तो इससे गंदगी भी फैलेगी और बीमारियां भी फैलेंगी। अब इसके बाद मुझे जो जवाब मिला, आज तक जब मैं उस जवाब के बारे में सोचता हूं तो क्या कहूं आपसे। तो जवाब ये मिला मुझे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई, बारिश हो रही है जोरों से, कुछ ही देर में पूरी थूक बह जाएगी। अब इस तरह की मानसिकता के शिकार अगर लोग हैं तो फिर क्या कहें। ना आप अपने मोहल्ले को साफ रख पाएंगे, ना अपनी सोसाइटी को साफ रख पाएंगे, ना ही अपने शहर, अपने देश को। और आज हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ साफ सफाई पर, है ना। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि कोई और ये कचरा साफ करेगा, जैसे हमने लोगों की नियुक्ति की है सिर्फ कचरा साफ करने के लिए। ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम जब चाहे, जहां चाहे, जितनी मर्जी चाहे कचरा फैला सकते हैं। तो देखिए, बड़ी आसान सी बात है, जब तक हमारे दिमाग का कचरा साफ नहीं होता, तब तक सड़क पर जो कूड़ा है, कचरा है, वो भी साफ हो नहीं सकता। तो जितना आप अपने घर की तरफ ध्यान देते हैं, कम से कम उसका 10% अगर हम अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी की तरफ भी दें, तो इससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में फर्क पड़ेगा। आखिरकार बात आ जाती है जिम्मेदारी उठाने की। और इसी से एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दरअसल ये कहानी नहीं है, एक किस्सा है कि एक इमारत थी, 10 मंजिला इमारत, और उस 10 मंजिला इमारत में जो ग्राउंड फ्लोर था, वहां पर आग लग गई। अब जो 10वीं मंजिल पर रहने वाले लोग थे, वो झुककर देखने लगे। तो वहां पर जो महाशय थे, उनके बच्चे चिल्लाने लगे, चीखने लगे। उन्होंने कहा, पापा पापा, हमारी बिल्डिंग में आग लगी है, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है आग से झुलस रहा है। तो महाशय ने कहा, देखो बेटा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो 10वीं मंजिल पर रहते हैं। तो बच्चे चुप हो गए। कुछ देर बाद आग जो है वो बढ़ते बढ़ते दूसरे मंजिल तक पहुंच गई। अब फिर बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने कहा, पापा पापा, आग जो है ऊपर की तरफ आ रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए। देखिए, लोग पानी लेकर, मिट्टी लेकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर महाशय ने कहा, अरे चुप बैठो यार, हम 10वीं मंजिल पर रहते हैं, आग यहां तक नहीं पहुंचेगी। कुछ देर बाद आग 5वें मंजिल पर, फिर 6ठे मंजिल पर धीरे धीरे करते करते 10वें मंजिल पर पहुंची। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि सिर्फ ये कहना कि तकलीफ आज मुझे नहीं है, मेरे पड़ोसी को है, तकलीफ आज मेरे घर को नहीं है, किसी और के घर को है, ये अपनी जिम्मेदारियों से आंख मूंदना होगा। अगर हम में से किसी एक को भी तकलीफ है, तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है। और अगर इस बात पर हम मिलकर समाधान ढूंढ नहीं पाए, तो जो आग आज उसके घर में है, उस आग की लपटों को हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते पता ही देर नहीं लगेगी। जिसका मतलब है हम सबको मिलकर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सबको मिलकर ही ये काम करना है। तो सवाल ये ना पूछें कि मैं ही क्यों, सवाल ये पूछें कि मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या योगदान दे सकता हूं। और योगदान देने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें। जैसे अक्सर हमारी सोसाइटी की जब भी मीटिंग्स होती हैं, तो कभी ना कभी उस मीटिंग में जाकर बैठिए, दूसरों की राय सुनिए, अपनी बात कहिए। हो सकता है कि आप उनकी राय से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन वहां पर जाकर परामर्श करना, अपनी बातें सामने रखना और मुश्किलों पर समाधान ढूंढना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी की एक बात है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये मंत्री जो हैं, ये लोकसभा में नहीं जाते, राज्यसभा में नहीं जाते, सिर्फ घूमते रहते हैं, देखो वॉकआउट कर गए। लेकिन क्या हम भी वही नहीं कर रहे कि जहां पर हम मकान मालिक हैं, उस जगह के मालिक हैं, और उस जगह के बारे में जो तकलीफ है, उस तकलीफ से छुटकारा पाने की बजाय, उस तकलीफ को नष्ट करने की बजाय, हम आंख मूंद कर सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि कभी ना कभी अपने आप कोई रास्ता निकल आएगा। तो छोटी सी बात है, अगर मालिक हम हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है।
तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सब चीजों को सुनने के बाद आप भी शायद छोटी सी पहल अपनी तरफ से करेंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपने दिमाग में पूछें कि भाई ये कौन होता है हमें बताने वाला। तो बिल्कुल सही बात है, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की, एक कोशिश की, ताकि मुझे सुकून रहे कि मैंने इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो जो आपको सही लगे उस पर अमल कीजिएगा, और जो आपको सही ना लगे उसे कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। लेकिन आशा करते हैं कि इन चीजों से आपको, आपकी सोसाइटी को, आपके पड़ोसियों को, आपके संपूर्ण मोहल्ले को बहुत सारा लाभ पहुंचे, ताकि आप वहां पर खुशी से, खुशहाली से रह पाए। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह संगठित प्रयास के जरिए हम अपनी सोसाइटी को, अपने शहर को, और एक दिन अपने देश को भी आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।